अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वर्ल्ड वार सेकंड एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार सेकंड जो स्टार्ट हुआ सितंबर 1939 में बिटवीन एलाइड पावर्स, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी और उसके एलाइज। तो ये दो ग्रुप्स थे जो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान आपस में लड़ते हुए नजर आए। न सिर्फ ये दो ग्रुप्स बल्कि इनकी तमाम जो कॉलोनीज थी वो भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो गई। जैसे ब्रिटेन, खाली ब्रिटेन नहीं था, उसके साथ उसकी तमाम कॉलोनीज, जिनमें इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बार भी ज़रूरत थी सपोर्ट की, चाहे वो हिंदुस्तान के रिसोर्सेज हों या फिर हिंदुस्तान की आर्मी हो या फिर लीडर्स की पार्टिसिपेशन हो या लीडर्स का एक्टिव सपोर्ट हो, इन सब की ज़रूरत थी। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जैसा हुआ था कि उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, इंडिया की आर्मी का इस्तेमाल किया, दो इंडिया हैड नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड वार फर्स्ट, सो वाज द केस विथ वर्ल्ड वार सेकंड। तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अब कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कशन शुरू किए और वो चाहते थे कि किसी तरह से इंडिया भी इस वार में पार्टिसिपेट करे थ्रू रिसोर्सेज एंड द आर्मी। यानी जो हिंदुस्तान की अपनी आर्मी है, जो इंडियन सोल्जर्स है, वो भी इस वार में पार्टिसिपेट करे, और जो यहाँ का पैसा है, जो यहाँ की इकॉनमी है, जो यहाँ के रिसोर्सेज है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस ने डिमांड की द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जब हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इट मीन्स इंडिपेंडेंस। यानी हिंदुस्तान तब ही इस वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेट करेगा जब उनको गारंटी दी जाएगी, जब उनको एश्योरेंस दी जाएगी कि वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होने के बाद ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी। तो इस बार कांग्रेस या बाकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी किसी तरह की कंसेशंस पे। यानी वो इस बार चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं इस वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान कौन सी चेंजेस देखने को मिली। तो 1940 से लेकर 41 तक, यानी 2 साल का ये पीरियड था जिसमें कांग्रेस ने बहुत से इंडिविजुअल सत्याग्रह किए हिंदुस्तान में, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो प्रेशर कर सके, प्रेशराइज कर सके कि वो जल्दी से डिसीजन ले कि वॉर ख़त्म होते ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी। तो इस वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जो मुस्लिम लीग थी वो भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी स्टेप्स उठाने शुरू किए। तो वर्ल्ड वार सेकंड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्योंकि पहली बार इसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो यूज़ किए गए। जैसे आपने सुना भी होगा, नागासाकी और हिरोशिमा, जो जापान की दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, जिनको डिस्ट्रॉय किया गया बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो साथ ही में जो कैजुअलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट। रिसोर्सेज की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी। रिसोर्सेज इतने एक्सप्लॉइट किए गए कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गई, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इस बार भी नज़र आई, और साथ ही में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, मास प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़, जिनको हम मास प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, उनका मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रीज़ जिनमें आम लोगों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, जैसे सोप, क्लॉथ्स या बाकी जो चीज़ें होती है, नेसेसिटीज़ होती है लाइफ की, वो ऑलमोस्ट क्लोज होने लगी। क्योंकि वॉर के दौरान तो ओबेसली जो रॉ मटेरियल है वो मिलना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही में इनको ट्रांसपोर्ट करना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था। So as a result of that, the World War II proved to be more and more, we can say, destructive than the World War First. साथ ही में जो पोजीशन ब्रिटेन की थी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद या वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वो पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा आर्मी मर गई, और साथ ही में जो इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो ब्रिटेन अब इकोनॉमिकली उतना पावरफुल नहीं था, पॉलिटिकली उतना स्टेबल नहीं था जितना कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद था। तो इस बार अब इनकी वो पोजीशन थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। तो यहाँ पे एक नया पावर इमर्ज हुआ था, बल्कि नए दो पावर्स इमर्ज हुए थे, जिनमें यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यानी जो यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट ऑफ रशिया था, वो इमर्ज हो गए। ये इकोनॉमिकली पावरफुल नज़र आने लगे। ये बहुत
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब डोमिनेट नज़र आने लगी, ख़ासतौर पे यूएसए। तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रिटेन की पोजीशन थी वो कम होने लगी। अब ये बहुत मुश्किल था कि अपनी वास्ट जो कॉलोनियल एम्पायर इनकी थी, जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैली हुई थी, ये इसको हैंडल कर पाना, इसको कंट्रोल करना बाय मीन्स ऑफ पावर, बाय मीन्स ऑफ फोर्स, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो अब ये चाहते थे किसी तरह से इनके लिए हमें मॉरल सपोर्ट मिले, एक्टिव सपोर्ट मिले। सो वॉज द केस विथ इंडिया। तो इंडिया में भी इन्होंने यही कोशिशें की कि किसी तरह से अगर इंडिया हमें सपोर्ट करता है तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इनको थोड़ा सा कुछ हम चेंज करके देंगे, जैसा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस ने भी सत्याग्रह किए ताकि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, वो जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को आज़ादी दें। जहां हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया 1940 में। लाहौर में ये रेजोल्यूशन पास हुआ एंड दिस इज़ कॉल्ड लाहौर रेजोल्यूशन एंड आल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। सो ये वो रेजोल्यूशन था जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड की, यानी द होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। तो ये एक और झटका था कांग्रेस पॉलिटिक्स को, या हम कहेंगे इंडियन पॉलिटिक्स को इन जनरल। तो इस वजह से भी कुछ चेंज नज़र आने लगी। अब ये बैटल सिर्फ ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में नहीं है, बल्कि ये बैटल अब बढ़ते बढ़ते डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी हो गई। अब एक तरफ से कांग्रेस को आज़ादी की डिमांड करनी है और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग की इस डिमांड को भी डिनाई करना है, रोकने की कोशिश करनी है। इनके साथ भी इनको टक्कर है। तो जानने की कोशिश करते कैसे। You can see here Jinnah and his colleagues passing Lahore resolution. ये फिर से अली मोहम्मद जिन्ना और उनके जो मुस्लिम लीग लीडर्स थे उनका ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेपरेट डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट पाकिस्तान की या सेपरेट कंट्री की। अब ये सच में पाकिस्तान डिमांड थी या नहीं, दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। तो एनीवेज, थ्री वे स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश बिगैन। इस तरह से अब थ्री वे स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, जहां एक तरफ कांग्रेस थी, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की डिमांड्स और तीसरी तरफ से ब्रिटिशर्स के बीच में। तो एक तरफ से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अगेंस्ट थे ब्रिटिश रूल के, वहीं दूसरी तरफ से आपस में भी उनकी जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा। अब एक बड़ी सी गैप इनके बीच में हो गई, यानी कांग्रेस और लीग के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वही किया जैसा वो यूजुअली करते आए हैं। तो 1947 स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का मौसम, स्प्रिंग का सीज़न था, 1942 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंडर, या हम कहेंगे उनकी गाइडेंस में एक मिशन भेजा, और उस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन का जो हेड था, इट वाज सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स आ गया हिंदुस्तान 1942 में एक मिशन के साथ। उसको भेजा था प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने, और मकसद था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, यानी बिल्कुल वैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाएंगे, हिंदुस्तान को कुछ कंसेशंस देंगे, हिंदुस्तान को कुछ स्टेटस देंगे, कुछ पोजीशन देंगे, या फिर कुछ थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से डिस्कशंस कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्पेशली विद द कांग्रेस हेडेड बाय गांधी। सो दिस मिशन केम टू बी नोन एज द क्रिप्स मिशन, क्योंकि इसका हेड जो था इट वाज सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। लेकिन इस मिशन के जितने भी जो भी उन्होंने उसमें ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, जो भी उसमें एडवाइसेस थी, जो भी उसमें गाइडलाइंस दी गई थी, वो ना तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट की, ना ही लीग ने। अब इस मिशन में था क्या? इस मिशन में सिंपली कहा गया कि वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान को मिलेगा डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस में मतलब क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कंटिन्यू करेगी, ब्रिटिश रूल ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान के जो लीडर्स है, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, हिंदुस्तान की जो जिसको हम कहेंगे कम्युनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको एक मौका मिलेगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे।
या यूं कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होगी और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है उनमें फ्रीडम मिलेगा हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान के लोग हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इसी वजह से ना तो लीग रेडी थी ना कांग्रेस रेडी थी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। सो कांग्रेस अंडर द गांधी प्रिपेयर्ड फॉर थर्ड मेजर एंड मैसिव मूवमेंट कॉल्ड एज क्विट इंडिया मूवमेंट टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस बार ज़रूरत थी किसी और ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की और ये मूवमेंट फिर से लॉन्च की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्रिप्स मिशन फेल हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही लॉन्च हुई, हालांकि ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही, फिर भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिलती है। तो क्विट का मतलब होता है लीव इंडिया एज सून एज पॉसिबल। तो ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम जो दिया गया या यूं कहेंगे जो फाइनली इनको कहा गया लीव एज सून एज पॉसिबल या ट्रांसफर द पावर टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल। हिंदुस्तान छोड़ो का नारा जो लगा वो इस मूवमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर था। सो फेलियर तो हो गया क्रिप्स मिशन का, तो फाइनली ये मूवमेंट लॉन्च की गई 1942 में और इस बार गांधी जी की जो पार्टिसिपेशन थी वो और ज़्यादा एक्टिव नज़र आने लगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो नोन एज इंडियन अगस्त मूवमेंट क्योंकि अगस्त में लॉन्च हुई। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी इसका दूसरा नाम है। इट वाज लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडेड बाय महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 1942। तो 1942 में अगस्त के महीने में 8वीं तारीख थी। जो कांग्रेस थी उसके तमाम जो लीडर्स एक्टिव लीडर्स थे उन्होंने एक प्रपोज़ल उन्होंने एक हम कहेंगे एक डिमांड रख दी कि जितना जल्दी हो सके ब्रिटिशर्स यहाँ से लीव करें और हिंदुस्तान को आज़ादी दें। सो द प्रोटेस्ट वाज इनिशिएटेड टू डिमांड एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सिंस द मूवमेंट वाज हेल्ड इन अगस्त इट इज़ ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति और अगस्त मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो अगस्त में स्टार्ट की गई इसका नाम अगस्त क्रांति भी है। क्रांति का मतलब ही होता है रिवोल्यूशन, तो इस मूवमेंट का नाम अगस्त क्रांति भी कहा या इंडियन अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। तो बॉम्बे में जब ये सेशन हुआ डिस्कशन हुए तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसमें हम ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान छोड़ने का नारा देंगे। सो द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन August 9 1942 एंड सिंस देन द डे इज सेलिब्रेटेड एज अगस्त क्रांति डे और दिवस। तो ये दिन आज भी आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है एज अगस्त क्रांति क्योंकि इस दिन जो गांधी जी का स्लोगन था दैट्स कॉल्ड एज डू और डाई, करो या मरो, और साथ ही में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये मूवमेंट काफ़ी वायलेंट थी, इस मूवमेंट में वायलेंस नज़र आ गई। यहाँ पे पता चलता है जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था गांधी जी का अब थोड़ा थोड़ा सा वो कम नज़र आ रहा है, बल्कि एक नॉन वायलेंट पर्सन अब वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, अब वो वायलेंट टर्न हो गया। सो द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन इन August 1942। गांधी एंड सम ऑफ द रिंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर जेल्ड। जैसा कि यूजुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है वो सबसे पहले लीडर्स को कैप्चर करती है, तो उन्होंने ऐसा ही किया। गांधी जी और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। बट द मूवमेंट वॉज कैरीड बाय द अंडरग्राउंड सोशलिस्ट वर्कर्स लाइक जयप्रकाश नारायण एंड अदर यंग एक्टिव या एक्टिविस्ट कांग्रेसमैन। मेन लीडर्स तो अरेस्ट हो गए लेकिन अभी भी कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स थे जिनको अरेस्ट नहीं कर पाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया और जो नारा था डू और डाई का उसको आगे बढ़ाया। इस तरह से यहाँ क्लियर पता चलता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको हिंदुस्तान लीव करना होगा मे बी विद इन ईयर्स। तो इसका रीज़न मैंने पहले भी बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद उतनी पावरफुल नहीं थी, उनके इकोनॉमिक रिसोर्स उतने नहीं थे, अब वो इस कंडीशन में नहीं थी कि इतनी वास्ट एम्पायर को कंट्रोल कर पाए बाय मींस ऑफ फोर्स। तो ज़रूरत थी कुछ सेटलमेंट की, ज़रूरत थी कुछ कंप्रोमाइज़ की जो फिर नहीं हो पाया। So, thus a non-violent leader turned into a violent due to the loss of the faith in non-violent सत्याग्रह। अब उसी गांधी जी को जो कभी कहते थे कि सत्याग्रह से ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी, अब उस सत्याग्रह पे उन्हें यकीन नहीं रहा क्योंकि सामने जो थी इट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट और वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं। सो एक नॉन वायलेंट पर्सन
अब एक वायलेंट पर्सन बन गया। मूवमेंट सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज सतारा एंड मेदिनीपुर। जहाँ जहाँ ये मूवमेंट फैलती गई, चाहे सतारा था या मेदिनीपुर था, वहाँ पे फैलती गई। सारे लोगों ने पार्टिसिपेट की, चाहे वो वीमेन थे, स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स और जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं की जैसे वो करते आए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लॉस होगा और मुस्लिम्स इस मूवमेंट में कोई बिलीफ नहीं रखते थे। अब उन्हें लगता था कि अब हमें सेपरेट कंट्री ज़रूर मिलेगी, यानी एक सेपरेट होमलैंड, जिसको बाद में नाम पड़ गया पाकिस्तान। तो ऑन द अदर हैंड जिन्ना भी इस मूड में नहीं थे कि वो चुप रहते, उन्होंने भी अपनी मुस्लिम लीग को दिन रात काम पे लगाया, या हम कहेंगे दिन रात वो काम करते रहे। और इस तरह से जो सिंध और पंजाब है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान थे, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। और नतीजा क्या हुआ, यहाँ पे वायलेंस की जो हम कहेंगे वायलेंस एक पीक पे पहुँच गई। So you can see here the British government arresting people, taking them into the jail in huge numbers. We can say thousands of people were arrested, including the ringleaders, as we have discussed already. This is the picture showing us violence during the Quit India movement. And this picture reflects the action of what we call the common people who came out from the houses to demand for transfer of power or independence from British rule. So this is the do or die call. When people came out from the houses without any fear, without we can say violence sometimes as well, without violence. But when they received injuries, when they were beaten, when they were arrested, then the movement turned into violence. So the Kuwait India movement failed to achieve its goal, but the possibilities of India's independence became clearly visible. हालांकि क्वाइट इंडिया मूवमेंट को वो सब नहीं मिला, वो सब फ़ायदा नहीं मिला, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, वायलेंस ही बढ़ गई, लेकिन फिर भी जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी इंडिपेंडेंस के लिए। यानी अब इंडिया की इंडिपेंडेंस अब क्लियर कट नज़र आने लगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब होल्ड नहीं कर पा रही थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी किसी भी जहाँ पे भी उनकी कॉलोनीज थी। So in June 1944, Gandhi was released from jail and he began fresh talks with Jinnah and his league to bridge a gap between the Congress and the League. अब 44 में जब रिलीज़ हो गए तो इन्होंने जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ डिस्कशन शुरू किए, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से दो कंट्रीज़ ना मांगे, या हम यूं कहेंगे मुसलमान एक सेपरेट कंट्री ना मांगे। लेकिन ये गैप जो पहले ही बढ़ चुकी थी कम्युनलिज्म की वजह से, कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से, या कुछ जो गिने चुने लीडर्स थे जो चाहते थे मुसलमानों को सेपरेट रखना, उनकी वजह से तो ये गैप फिल नहीं हो पाई। और फाइनली जो बाद में हमने देखा इंडिया एंड पाकिस्तान का सेपरेशन या पार्टीशन जिसको हम कहते हैं। तो 1945 में लेबर गवर्नमेंट पावर में आई, उससे पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यानी दैट वाज इन फेवर ऑफ किंग्स रूल और क्वींस रूल। तो जब लेबर गवर्नमेंट आ गई तो लेबर गवर्नमेंट की वजह से ब्रिटेन में कुछ चेंज आने लगी। यानी उससे पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी जो बिल्कुल कोई चेंज नहीं चाहती थी। लेबर गवर्नमेंट जब पावर में आई तो वो चाहते थे कि किसी तरह से जो कॉलोनीज़ है उनको फ्री किया जाए, बल्कि वो खुद भी चाहते थे कि इन कॉलोनीज़ के साथ हमारी अच्छी रिलेशंस हों, बट दे शुड बी फ्री, या दे शुड बी गिवन व्हाट वी कैन से द बेसिक डिमांड्स या बेसिक राइट्स जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे लेबर गवर्नमेंट पावर में आने के बाद ही क्लियर कट पता चलने लगा कि अब कुछ ना कुछ मेजर चेंज होने वाली है। सो एट द सेम टाइम लॉर्ड विवल जो वॉइस रॉय थे इंडिया के, ब्रॉट द कांग्रेस एंड द लीग टुगेदर फॉर सीरीज ऑफ टॉक्स। तो लॉर्ड वेवल ने भी यही कोशिश की कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सामने लाने की, आमने सामने लाने की, ताकि वो डिस्कस करें और जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स है वो मांगे, और किसी तरह से जो ये पार्टीशन का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाए, किसी तरह का जो सेपरेट कंसेप्ट है, सेपरेट कंट्री का कंसेप्ट है, ये किसी तरह से नाकाम हो जाए और ये यूनाइटेड इंडिया रहे। Early in 1946, fresh elections were held to the provincial legislatures in which Congress won the majority seats and Muslim League became second major political organization in Muslim-dominated regions. तो अब तक के इलेक्शंस के बारे में हमने बात की, चाहे वो 1927 में थे, 1937 में थे, 1946 में। तो
पहले जो इलेक्शंस हुए थे 27-37 में, उसमें कांग्रेस डोमिनेट थी, लेकिन इस बार 46 में जो इलेक्शंस हुए, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपना जो लोहा है वो मनवाया था। यानी देवर इट वाज सेकंड मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया which won most of the seats in provincial what we can say provincial elections। तो इस बार जो लीग थी वो असल में पावर में आ चुकी थी, उसको सपोर्टर्स मिल रहे थे मोस्टली जो मुस्लिम एरियाज थे वहाँ पे। सो इन समर 1946 फिर से एक बार द ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट अ कैबिनेट मिशन। इस बार जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उन्होंने एक मिशन भेजा हिंदुस्तान टू डिस्कस विद द कांग्रेस एंड लीग अबाउट द लूज फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया इन विच प्रोविंसेस वुड बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी। तो इस बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश कैबिनेट ने एक मिशन भेजा, उसका ऑब्जेक्टिव था वो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग या कांग्रेस या बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करे, डिस्कशन करे, ताकि आने वाले दिनों में फिर से ब्रिटिशर्स की ही गवर्नमेंट रहेगी, ब्रिटिश का ही रूल रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, वहाँ पे हिंदुस्तानियों को मौका मिलेगा और कुछ हम कहेंगे इंटरनल ऑटोनॉमी। When we say internal autonomy, they would be given freedom to rule, to administer their provinces। जैसे आज हिंदुस्तान में देर आर सो मेनी स्टेट्स, 29 या 37 स्टेट्स है, हर स्टेट में गवर्नर है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। सो वॉज द केस विद दैट ब्रिटिश इंडिया। तो ये इसी तरह की गवर्नमेंट बनाना चाहते थे कि स्टेट्स में या प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट होगी, लेकिन ओवरऑल जो पूरा इंडिया होगा वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हम कहेंगे ब्रिटिशर्स का रूल होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं था कि हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे या कोई और कम्युनिटी थी, वो एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को एज देयर रूलर्स, एज देयर एडमिनिस्ट्रेटर। सो दे डिमांडेड ओनली वन थिंग, दैट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो एक ही ऑब्जेक्टिव था सबका, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब जो मुस्लिम लीग थी उनकी दो डिमांड्स थी, ब्रिटिश रूल भी खत्म हो जाए और हमें सेपरेट एक होमलैंड भी मिल जाए। तो विंस्टन चर्चिल या जो इलेक्शंस की पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1946 के इलेक्शन है। आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ कहाँ पे डोमिनेंट है। तो ग्रीन कलर में इंडियन मुस्लिम लीग दिखाई गई है, जो बंगाल, आज का बांग्लादेश, और सिंध और पंजाब, ये काफ़ी एक्टिव थी यहाँ पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसकी एक्टिव हुई, ब्लू कलर में दिखाया गया है। कहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे पहले नहीं हुए थे। प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो डिस्कशंस जो हम कह रहे थे, लेबर गवर्नमेंट की जो उन्होंने अपना मिशन भेजा, बाद में कैबिनेट मिशन आया, उनके डिस्कशंस विद द लीग एंड द कांग्रेस। यू कैन सी हियर द डिस्कशंस with political organizations of the British India, especially the Muslim League and the Congress. You can see here the British government discussing issues with these two political organizations. So the mission began to talk with the Congress and League but failed to satisfy। कैबिनेट मिशन भी फेल हुआ, इसकी भी कोई बात नहीं मानी गई, कोई इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। जबकि रेस्पॉन्स में जिन्ना ने आकर एक कॉल दे दी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे वो एक ऐसा इवेंट था जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ब्लडी इवेंट कहा जाता है। तो इट वाज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त 1946। 1946 में 16 अगस्त को जिन्ना ने ये कॉल दी कि सारे लोग, सारे मुस्लिम्स स्पेशली ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे, यानी जिसको हम कहते हैं लड़ना, यानी तैयार होना ब्रिटिशर्स के साथ जंग करने के लिए। So on the direct action day, bloody riots broke out in Calcutta and then separate to the rural Bengal, Bihar, United Provinces and the Punjab। जहाँ जहाँ पे मुसलमान डोमिनेटेड एरियाज है या जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी बहुत थे, वहाँ वहाँ पे रियॉट्स होने लगे। When we say riots, it means mutual struggle, mutual fight। यानी सिविलियंस आपस में लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम सिख्स के साथ, सिख किसी और के साथ। तो इस तरह से आपस में बहुत लड़ने लगे, और लड़ने का ये हद था कि सिर्फ चारों तरफ लाशें ही लाशें नज़र आ रही थी। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लडी डे, यानी उस दिन बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ, और तब से ब्लडशेड कंटिन्यू 47 तक, यानी जब तक आज़ादी मिली हिंदुस्तान को तब तक ये ब्लडशेड कंटिन्यू रहा। लोग आपस में लड़ रहे थे ये सोचकर कि
कहीं पे जहाँ पे मुसलमान कम थे उनको मार रहे थे, जहाँ पे हिंदूज़ कम थे वहाँ उनको मार रहे थे। तो सब आपस में ही लड़ रहे थे और ये भी पता नहीं था कि वो आपस में क्यों लड़ रहे थे। सो इन सम प्लेसेस Muslims were the main sufferers and other places Hindus were equally suffered. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि जो आज़ादी मिली वो इतनी आसानी से नहीं मिली, उसमें काफ़ी ब्लडशेड हुआ, लोग मरे। और इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट 4 to 5 million पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग दीज रियॉट्स बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया फ्रॉम 1946 टू 1947। 2 सालों में इतने लोग मर गए। करीबन 18 महीने का ये पीरियड था जब इतने लोग आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे। हर तरफ से खून ही खून नज़र आ रहा था। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता की सड़कों पे सिर्फ ब्लड नज़र आ रहा था। कलकत्ता की ड्रेनों में नज़र आ रहा था। जो कुएं थे जिनमें लोग पानी पीते थे वहाँ पे पानी नहीं बल्कि सिर्फ खून ही खून था। इस यही हालत थी बिहार में भी, यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी और साथ ही साथ में पंजाब में भी। So this is the picture showing us the bloody riots between 1946 to 1947 in Calcutta, in Bengal, in United Provinces, Bihar, as well as in Punjab. You can see here कितनी लाशें दिख रही है और कहीं पे आप लोगों को कुछ जानवर भी इनको खाने के लिए हुए नज़र आते होंगे। तो देखिए किस तरह से हालात, क्या हालात थी। सड़कों पे सिर्फ लाशें थी। कभी कभार ऐसा भी था कि जब लाशों को उठाते थे तो उनका सर नहीं मिलता, किसी के हाथ पांव नहीं मिलते। कभी कभार तो 2-3 लोगों के हाथ पांव जोड़कर, सर जोड़कर कोई बॉडी दफन या जलाने के लिए हम उसको कहते सीते थे, यानी स्टिच की जाती थी। तो ये हाल था उस पीरियड का जिसको हम कहते हैं ब्लडी पीरियड या रियॉट्स पीरियड। Look at these pictures, you can see the common people who lost their lives during these riots, who were killed, even being innocent. Now, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या कर रही थी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी लाखों में लाशें नजर आ रही थी, फिर भी लाखों में लोग मर गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग इस बार सिविल वॉर में पड़ गए थे, वो आपस में लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चुपचाप तमाशा देख रही थी। तो जब कोई उनके पास शिकायत के लिए जाता तो वो उनको कुछ इस तरह से जवाब देते। कुछ मुस्लिम्स जो ब्रिटिशर्स के पास गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास गए, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास गए, उनसे कहा कि आप इनको रोकिए। तो वो कहते जाओ जिन्ना के पास, वही करेगा। जब कोई हिंदू उनके पास जाता तो उसको कहते जाइए गांधी और नेहरू और पटेल जी को बताइए, वही इन रियॉट्स को रोकेंगे, वही इनको करेंगे। हमें क्या पता, हम नहीं जानते हैं ये सब। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अ साइलेंट spectator. It was simply observing things and even not used a single bullet to kill any person. एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी लाखों लोग मर गए। So this was called as riots period. This is called as कलकत्ता riots, क्योंकि कलकत्ता से स्टार्ट हो गए, फैलते फैलते पंजाब, बिहार और बाकी प्रोविंस में पहुंच गए। तो यू कैन सी हियर कलकत्ता अंडर मॉब रूल। ये उस टाइम के न्यूज़पेपर से, अमृता बाजार पत्रिका जो कि इंपॉर्टेंट लीडिंग न्यूज़पेपर था उस टाइम का। 161 पर्सन किल्ड एंड ओवर 800 इंजर्ड। यू कैन सी हियर कि एक एक दिन में क्या क्या न्यूज़ दिख रही है। तो इस तरह से किलिंग्स हो रही थी जैसे कि भेड़ बकरियों को मार रहे थे। जिन्ना डिक्लाइंस नेहरूज ऑफर। तो नेहरू या जो बाकी लीडर्स थे कांग्रेस के, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि जिन्ना अपनी डिमांड को किसी तरह से कैंसिल करे और यूनाइटेड इंडिया की बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो इन फरवरी 1947 लॉर्ड वीविल, उसको रिप्लेस किया गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन। तो अभी तक लॉर्ड वीविल थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, अब लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया एज अ न्यू वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो उसने अब डिस्कशंस या जो टॉक्स है वो शुरू की कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ और साथ ही में प्रिंसली स्टेट्स के साथ। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। अब हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये आज़ादी बिल्कुल पार्टीशन के साथ होगी, यानी हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनाइटेड नहीं रहेगा, बल्कि 2 कंट्रीज़ बनेंगी, एक इंडिया तो एक पाकिस्तान। और ये कब होगा? द फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडिया एंड न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज फिक्स्ड फॉर 14th and 15th अगस्त 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन की
का ये प्रपोज़ल, लॉर्ड माउंटबेटन की ये डिक्लेरेशन कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलेगी, लेकिन पार्टीशन के साथ दो कंट्रीज़ क्रिएट होंगी या दो कंट्रीज़ बनेंगी, जिनमें एक पाकिस्तान होगा, एक इंडिया होगा, और ये सब होगा 14 एंड 15 अगस्त 1947 को। इस तरह से सबसे पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को, और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली नेक्स्ट डे, या हम कहेंगे 12 बजे रात को, 15 अगस्त 1947 को। Thus, the Independence Act of 1947 was passed by the British Parliament, according to which the two dominions of India and Pakistan were free. तो इस तरह से दो कंट्रीज़ इस एक्ट के मुताबिक बन गई, जो आज भी है, इंडिया और पाकिस्तान। तो बाद में बांग्लादेश बना, वो 1971 का वॉर था, उसकी वजह से फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, उस तरह किस तरह से वो लॉर्ड विविल को रिप्लेस कर गए और क्या डिक्लेरेशन थी उनकी। हालांकि उनने भी कोशिश की कि यूनाइटेड इंडिया रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। यू कैन सी हियर लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन एंड द गांधी जी। Once again, the picture showing us different personalities of the time, especially Mountbatten and his wife, and Nehru and Patel, Sardar Patel. Once again, the picture showing us the formal transfer of power, जब फाइनली डिसाइड किया गया कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया रात के 12 बजे, जब नेहरू ने रेडियो स्टेशन पे लोगों को मुबारकबाद दी, और जो कैजुअल्टीज़ हो रही थी, जो किलिंग्स हो रही थी, जो ब्लडशेड हो चुका था, उन सबको याद करते हुए इन्होंने हिंदुस्तान को ये खुशखबरी दी दैट इंडिया इज़ फ्री नाउ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ व्हाट वी कैन से डोमिनेशन। ये उस टाइम का जो एक्ट पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं आप खुद भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और क्या हालत थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट में। तो हिंदुस्तान की बात करें तो उस टाइम पे 565 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें हिंदुस्तानी रूलर्स का रोल था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उन रूलर्स पे रूल कर रही थी। तो इनका फ्यूचर भी डिसाइड करना था। इस तरह से उनको 3 चॉइसेस दी गई, या तो वो हिंदुस्तान ज्वाइन करे, या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करे, या फिर फ्री रहे। लेकिन जो फ्री का ऑप्शन था, बाद में इसको रिमूव किया गया, इस फ्री ऑप्शन को डिनाई किया गया। खाली 2 ऑप्शंस रहे इन प्रिंसली स्टेट्स के पास कि वो इनमें से कौन सा ज्वाइन करेगा, चाहे इंडिया या फिर पाकिस्तान, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन करेगा या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहेगा, उसके बॉर्डर्स मैच होनी चाहिए, रिलीजियस डोमिनेशन होनी चाहिए, यानी अगर हिंदूज़ ज़्यादा हैं तो वो इंडिया के साथ, अगर मुस्लिम्स हैं तो पाकिस्तान के साथ। तीसरा, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी था। तो हालांकि बांग्लादेश के मामले में ये पॉसिबल नहीं हुआ, जो वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान को मिला, वेस्ट बंगाल जो हिंदुस्तान को मिला, और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान को मिला। तो हालांकि जो पाकिस्तान है वो वेस्ट में है, और जो बंगाल है वो ईस्ट में है। तो वहाँ पे क्लियर कट जो बाउंड्रीज़ है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़, वो कुछ नज़र नहीं आ रही है, यानी वो ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कट नज़र नहीं आता। खैर, कुछ लोगों ने इंडिया ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने पाकिस्तान ज्वाइन किया, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, जिनमें हैदराबाद, ट्रावनाकोर, मैसूर एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है। इनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता एनेक्स किया गया, इनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता मौका दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे इंडिया ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करे। तो फाइनली 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, बट दिस फ्रीडम वॉज नॉट what we can say without bloodshed, without riots, without chaos and confusion, without poverty, without backwardness, without hunger। तो ये सारी चीज़ें लेकर आई, और साथ में सबसे बड़ा झटका था दैट वाज पार्टीशन। जो कल तक साथ में रहते थे अब वो सेपरेट हो गए, जिनके एंसेस्टर्स एक कंट्री में रहते हैं और खुद वो कहीं और पे रहते हैं, वो कंडीशन देखने को मिली 1947 के बाद। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा हिंदुस्तान का, या हम कहेंगे ब्रिटिश इंडिया का, किस तरह से पार्टीशन हुआ, किस तरह से आज़ादी मिली। यू कैन सी हियर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया शोन इन व्हाट वी कैन से येलो कलर्स, यू कैन सी हियर, सॉरी, शोन इन ब्लू कलर्स। तो इन सब को एक एक करके बाद में चाहे वो इंडिया के साथ जुड़ गए या फिर पाकिस्तान के साथ।
तो आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम पढ़ेंगे लास्ट हीरोइक डेज ऑफ गांधी जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।